हेलो एवरीवन। हमारा केस स्टडी 5 तक कंप्लीट हो गई है। सारी केस स्टडीज़ मैंने से अपलोड कर दी हैं। आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट वगैरह चेक करो कि प्लेलिस्ट में सारी जो जितनी भी लॉ की केस स्टडीज़ हैं, कॉस्ट की केस स्टडीज़ हैं, सब कुछ अपडेटेड है। जो भी केस स्टडीज़ न्यू ऐड करी है मैं उसको डाल रहा हूँ। 1 to 5 हो चुकी हैं, 6 to 10 आ जाएंगी। अब फिर 10 to 15 और एक दो केस स्टडीज़ और है, 64 आई थिंक ऐसा कुछ है। तो वो मैं अपडेट करके आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ईमेल। और आपके पेपर अब जल्दी शुरू होने हो जाएंगे। जिनके पेपर्स अभी हैं लॉ के, उसके बाद अपनी पेपर की कोई भी हेल्प चाहिए, किस टीचर से क्लास ले सकते हैं, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए एंड और कुछ भी हेल्प चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी क्लासेस, फाइनेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी से। सेट ए लॉ केस स्टडीज। ऑलवेज पैशनेट अबाउट टू व्हीलर्स, इंदु शेखर सपोर्टेड बाय फादर महेश शेखर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ना डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ते हैं इस वाले की। As per the above case scenario, both Dhanush and Richard developed a strong bond after having met in seminar which was being held by the Technos Chamber of Commerce and Industry, Singapore, and Dhanush agreed that Speed Wheels Limited would invest a sizable amount by purchasing fresh equity shares of Automotive Bikes Manufacturing Company Limited. You are required to select the correct option from those given below as to maximum how much overseas direct investment can be made by Speed Wheels Limited by way of purchase of fresh equity shares of Automotive Bike Manufacturing Company Limited in accordance with the Foreign Exchange Management Overseas Investments Rule। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में धनुष और रिजल्ट्स मिले थे। अब उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि ऑटोमोटिव बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में वो इन्वेस्ट करेगा धनुष। अब उसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कितना वो कर सकता है बेसिकली। अब कोई भी कंपनी है अगर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है उसको, तो वो कितना कर सकता है? वो होता है 400% ऑफ नेटवर्थ और 4 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ। अब इसकी नेटवर्थ कितनी है? जैसे यहाँ पे दे रखा है द और बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ स्पीड व्हील्स लिमिटेड, कितने दे रखी नेटवर्थ? 128 करोड़। अब 128 करोड़ अगर नेटवर्थ है तो इसका मतलब 4 टाइम्स कितना हुआ इसका? 4 टाइम्स तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो 512। तो बेसिकली 512 करोड़ ये इन्वेस्ट कर सकता है किसमें? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्ट एज अ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओडीआई। स्पीड व्हील्स लिमिटेड कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ 512 करोड़ बाय वे ऑफ परचेज फ्रेश सिक्योरिटीज ऑफ ऑटोमोटिव बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अप टू रुपीज 512 करोड़, दैट इज 400% ऑफ नेटवर्थ, ऑप्शन डी। आपको मोस्टली केस स्टडीज आपका आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आपके खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं और अभी भी वैसे ही करा रहा हूँ। देखो आपको पढ़ने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा मोस्टली। आपको यही चीज़ है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है रटना है इसमें। आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर बेसिक टर्म्स भी याद है ना, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। According to the above case scenario, about a month before, Speedwheels Limited received an advance payment of USD 50,000 from United Motors and Dealers Limited of Sweden against supply of 200 sports bike. बेसिकली स्पीड व्हील्स लिमिटेड ने $50,000 की पेमेंट रिसीव करी किसके सप्लाई में? 200 स्पोर्ट्स बाइक के सप्लाई में। ठीक है, उनको 200 स्पोर्ट्स बाइक देनी है और $50,000 की उन्होंने एडवांस पेमेंट मिल गई उनको। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, you are required to opt for the best option from those mentioned below as to time limit which the shipment of sports bike would be made from the date of receipt of advance payment। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि फेमा के अकॉर्डिंग जो एडवांस पेमेंट मिली है कब तक सप्लाई हो जानी चाहिए, कब तक एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। आज मेरे को 8 अप्रैल 2026 आज डेट है। अगर आज की डेट में मेरे को कोई 50,000 की डॉलर की या इतनी भी अमाउंट की एडवांस पेमेंट देता है, फेमा के अकॉर्डिंग मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे को कब तक सप्लाई करनी है। तो फेमा के अकॉर्डिंग फेमा ये कहता है कि आपको विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब आपके पास पैसे आ गए तो आपको उसके विद इन 1 ईयर बैंक जिसको जो जिसने भी पेमेंट करी है, जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, उसको विद इन 1 ईयर आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट करना है अपना। विद इन 6 months, विद इन 1 ईयर, ये रहा 9 months and within 15 months, within 1 year. Since Speedwell Limited received an advance payment of $50,000 from United Motors Dealers Limited of Sweden against supply of 200 sports bike, the shipment of said bikes will be required to meet maximum within 1 year from the date of receipt of advance payment, option B. Within 1 year करनी है। It is stated in the above case scenario that Anirudh sent Smith, this is not me, who had shifted Shaz Republic
अ बॉटल ऑफ मिस्ट्री मेटल परफ्यूम एज अ गिफ्ट ऑन हिज फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, उसने अनिरुद्ध ने एक शायद मिस्ट्री मेटल परफ्यूम एक गिफ्ट भेजा फॉर उनकी फर्स्ट वेडिंग। फॉर दिस पर्पज ही सिंपली मेड अ डिक्लेरेशन दैट मिस्ट्री वाज बीइंग एक्सपोर्टेड बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड इट्स वैल्यू 1,32,000 ओनली। उसने बताया कि 1,32,000 की बोतल है एंड उसमें गिफ्ट की डिक्लेरेशन दे दी, मतलब गिफ्ट है इतने की वैल्यू है उसकी। रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन बिलो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एन आइटम बाय वे ऑफ गिफ्ट डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड फॉर्म सेट आउट इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या उसको डिक्लेयर करना है या नहीं करना, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन पूछा है। अगर फेमा ये कहता है कि आपको डिक्लेरेशन करने की, अगर कोई भी गिफ्ट मिला है वो कब करने की जरूरत है, अगर जो उसकी अमाउंट है, वैल्यू की अमाउंट है, वो मोर देन 5 लाख है। अगर इसकी वैल्यू 6 लाख होती, सपोज 6,32,000 होती है, 5,32,000 होती है, जब उसको डिक्लेरेशन करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अ डिक्लेरेशन इज सेड टू बी more than 2 lakhs, more than 5 lakhs, more than 3 lakhs, more than 10 lakhs, more than 5 lakhs. A declaration is required to be made in one of the specified forms set out in export of goods and services when the value of goods to be exported by way of gift is more than rupees 5 lakh. अगर गिफ्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है तो ही हमें स्पेसिफाइड फॉर्म में फेमा के अंदर उसको डिक्लेयर करना है, अदरवाइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The above case scenario states that Sambhavi was instructed by Dhanush to visit Nepal to take stock as to how the new assembly facility will function in future. Sambhavi approached a banker, National Commercial Bank, to withdraw foreign exchange worth USD 4,000 for a forthcoming visit to Nepal, keeping it with the relevant provisions of foreign exchange required to choose the correct option. Basically, whether Sambhavi is permitted to withdraw for her forthcoming, मतलब संभावे अगर नेपाल जा रहा है, जा रही है, मे बी जो भी है, तो वहाँ पे स्टॉक लेने जाना है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बैंक को दे दो कि मेरे को 4,000 रुपीज़ की क्या कर दो, पेमेंट कर दो, अगर ऐसा कुछ है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो कि फोइमा ये चीज़ अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी और कंट्री में जाके अपने नेपाल विजिट में जाके अगर आपको नेपाल से 4,000 रुपीज़ आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। विड्रॉइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज विजिट नेपाल बीइंग अ परमिसिबल फंक्शन, इट्स नॉट अ परमिसिबल फंक्शन, दिस इज रॉन्ग आंसर। is being a permissible function नहीं है। Withdrawing of foreign exchange for the purpose of visit to Nepal is not a permissible function. Therefore, Sambhav is not permitted to withdraw 4,000 for this purpose. FEMA ये allow ही नहीं करता है। तो option C is the correct answer. Is not permissible. The above case scenario states that Speed Wheels Limited received an advance payment USD 50,000 from United Motors Limited. ठीक है, हमें ऊपर पड़ा था कि 50,000 बिट्स की एडवांस पेमेंट मिली है, 200 सप्लाई उनको सप्लाई करना है। स्पीड व्हील्स लिमिटेड वर टू पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस अमाउंट। अब स्पीड व्हील्स लिमिटेड को इस पे इंटरेस्ट देना है एडवांस अमाउंट पे 50,000 रुपीज, बट वुड बी द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल रिक्वायर्ड टू चूज द। बेसिकली क्या होता है कि अगर उसको एडवांस मिला है, उसको एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, तो भाई वो तो बोले ना आपने 50,000 में एडवांस पेमेंट देना, एक साल मेरे को सप्लाई करोगे, उस पर इंटरेस्ट तो कुछ दो मेरे को। तो उस वाली कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज 100 बेसिस पॉइंट प्लस ओवर एंड अबव द लिबर रेट, लिबर लंडन इंटर बैंक एक्सचेंज ऑफर्ड रेट, जो भी लिबर रेट होता है उसके ऊपर आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 100 बेसिस पॉइंट तक का इंटरेस्ट दे सकते हो। ये फेमा का रूल कहता है और आरबीआई ने भी यही, और बाकी आरबीआई का कोई अलग से इंस्ट्रक्शन निकालता है तो आरबीआई की बात मानी जाएगी। बट जो जनरल क्राइटेरिया है वो है लिबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट कितना होता है, 1%। Speed Wheels Limited were to pay interest and amount 50% and maximum rate of interest shall be exceed 150 basis point, exceed 100 basis point 50, और यहाँ पे कितना है, exceed 100 basis point. If she were to pay interest and advance 50,000 then the maximum rate of interest payable shall not be exceed 100 basis point से exceed नहीं करना चाहिए above the London interbank offered rate, that is LIBOR, or other applicable benchmark directed by RBI as the case may be simple. तो जनरल क्राइटेरिया क्या कहता है, LIBOR plus 100 basis point that is 1%, LIBOR plus 1%. Option B is the correct answer. यहाँ पे 6th case study is completed. Case study 7, केस स्टडी 7 है, इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके भी। The above case scenario states that Robust Auto Limited import a sophisticated machine from Sinclair Auto Components Limited of United Kingdom of GBP 60,000 and payment thereof was duly made by the end of January 2025. ठीक है, keeping in view the relevant provisions for import and goods and services required to choose the correct option from those in kilo x to maximum within how much time the payment imports फॉर इम्पोर्ट नीड्स टू बी मेड। हमने पहले क्वेश्चन में एक्सपोर्ट था, अब इस वाले केस में क्या है, इम्पोर्ट है। अब उसने इम्पोर्ट करा है कितने का, 60,000 GBP का। तो
फिर ये फेमा के अंडर ही आता है। फेमा के अंडर ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी इंपोर्ट करा है और उसकी पेमेंट करनी है, गुड्स वगैरह इंपोर्ट करे हैं, तो उसका आपको कब तक पेमेंट कर देनी चाहिए? विद इन 6 मंथ्स तक आपके अंडर पेमेंट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। जब शिपमेंट हो चुका है उसके मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए। यहाँ पे 4, 6, 9, 5 दैट इज 6 मंथ्स के अंदर। नो रोबर्स ऑटोमेटिक मेड पेमेंट 60,000 बाय द एंड ऑफ जनवरी फॉर इम्पोर्टिंग सिस्टम। Yeah, the payment of import can be made maximum within 6 months from the date of six shipment के 6 महीने के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नोटिस दैट फ्रॉम द केस narrated स्टार लेदर प्रोडक्ट लिमिटेड इन विच ऑटो Roberts Auto Limited is holding around 6% of equity shares, has gone public with initial public offer of 85 crore equity shares of 10 rupees each, amounting to rupees 850 crore to rope in its requisite funds for expansion of existing business. Star Leather has also opted to allow equity shares in excess of the equity share offered in the public issue at the post-listing price stabilizing mechanism. You are required to choose the option stated below correct nomenclature by which such kind of option is known as keeping with your SEBI regulations. अब बेसिकली ये कह रहा है कि स्टार लेदर प्रोडक्ट लिमिटेड ने उसमें रॉबर्ट ऑटो लिमिटेड का 6% का इक्विटी शेयर था। अब वो क्या हो गया, पब्लिक कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला, लिस्ट हो गई कंपनी। अब उसने क्या करा, उसको ज़्यादा शेयर्स वो दिए, अलॉट करे। अगर ऐसे कोई टर्म होता है ना, ज़्यादा शेयर्स अलॉट करते हैं कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने अपना शेयर निकाला, रिलायंस कंपनी ने उसमें किसी बाहर की कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 5% या 6%। अब वो बोलता है कि आपको ज़्यादा शेयर्स अलॉट करेंगे, आईपीओ आ चुका है, तो उस वाली कंडीशन में जब पोस्ट लिस्टिंग प्राइस में जब वो अलॉट करते हैं उसको शेयर्स, तो उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, उस ऑप्शन को बोला जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन शू ऑप्शन, येलो शू ऑप्शन, रेड शू ऑप्शन, ग्रीन post listing excess allotment, it is green shoe option. Such kind of option where company also opts to allot equity share in excess of the equity share offered in public issue. Public issue से ज़्यादा इतने शेयर ऑफर कर उससे ज़्यादा इशू अगर अलॉट कर रही है एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलिशिंग मैकेनिज्म की पोस्ट लिस्टिंग जो प्राइस है उसको मैनेज करने के लिए कि, तो उस वाली कंडीशन, उस वाले ऑप्शन को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ग्रीन शू ऑप्शन, ऑप्शन डी। बट अब आईसीआई ने क्या कर रखा है यहाँ पे ना, आईसीआई ने ऑप्शन बी दे रखा है, दैट इज रेड शू ऑप्शन। मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने क्यों करा है ये ऑप्शन बी आईसीआई का। अगर आप साथ साथ में आंसर्स भी देखते हो, ऑप्शन बी कर रखा है, तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन शू ऑप्शन होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ग्रीन शू ऑप्शन ही करना, क्योंकि रेड शू ऑप्शन करके कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ग्रीन शू ऑप्शन ही होता है। According to the case scenario, Janardhan Kishore, on behalf of Suniti CEO at Rachana Aircraft Limited, New Delhi, requested his father Arthur, who was looking after overhauling and repairs department, Astra Aeroplanes Maintenance Limited, United Kingdom, carry out the overhauling of 3 engines as early as possible and send them back to India, so that Rachana Aircraft Limited was required to furnish declaration one of the specified forms set on foreign exchange management regulations. You are required to choose the appropriate option from those shorted below, as maximum time period allowed in the said aircraft engine would be re-imported after hauling. So CEO and बेसिकली सपोज आपने कोई ये कंडीशन जो होती है ना, अपने एयरक्राफ्ट होते हैं या एयरप्लेन्स होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद उनको वापस भेजा जाता है। तो उसमें क्या हो गया, पहले इंपोर्ट करा, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट करा, फिर से री इम्पोर्ट करेंगे। जब री इम्पोर्ट करेंगे, जब हमने एक्सपोर्ट करा पहले, तो किस लिए करा? पहले इंपोर्ट हुआ, उसमें कुछ खराबी निकली, उन्होंने वापस भेज दिया। अब वो लोग उसको सही करके देंगे, रिपेयर वगैरह करके देंगे और उसको फिर वापस री इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में आरबीआई ये बोलता है कि फेमा के अंदर अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुई है, तो वो ज़्यादातर कंडीशन किस में होती है? एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स वगैरह, या गवर्नमेंट आपसे डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ मंगाती है, इस वाली कंडीशन, तो इस वाली कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। और ज़्यादातर इस वाले केस में आपका जब भी आपने ओवरहेलिंग वगैरह करते हो, रिपेयर करके फिर से री इम्पोर्ट होता है, तो आपका विद इन 6 मंथ्स जब उसको भेजा है, उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपके पास वो री इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। वैन आपको कोई भी फॉर्म वगैरह कुछ भी फिल आउट करने की जरूरत नहीं होती। तो अग और जो भी आरबीआई ने कुछ स्पेशल केस अगर अलाउ कर दिया वो कंडीशन, बट जनरली जो जनरल क्राइटेरिया होता है विद इन 6 मंथ्स के अंदर री इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। तो आपको कोई भी फेमा के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। Within a period of 6 months from the date of their export, on behalf of would not require to furnish declaration from the specified form in 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 मंथ्स है और यहाँ पे 4 मंथ्स विद इन 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। एज सीन फ्रॉम द केस सिनेरियो, डायरेक्टर्स ऑफ रोबस्ट ऑटो लिमिटेड ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर मेन बोर्ड। अभी तो रोबस्ट था, पहले दूसरी इंजीनियरिंग कंपनी का था, अब रोबस्ट ऑटो लिमिटेड जा रहे हैं in the near future, and for the purpose Diksha has been given the charge to work out modus operandi launching initial public offer for issue 80 crore का issue offer है, also as to maintaining average profit which of the you think correct considering the provisions of security। SEBI के अकॉर्डिंग अगर आप
आईपीओ ऑफर करना चाह रहे हो तो आपका एवरेज प्रॉफिटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए। सेबी ये कहता है कि अगर आप आईपीओ ऑफर करना चाहते हो इन द अपकमिंग नियर फ्यूचर, तो आपका लास्ट 3 ईयर्स में, हर 12 मंथ्स में, ईच 12 मंथ्स ईच, लास्ट 3 ईयर्स में आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम मेंटेन होना चाहिए 15 करोड़ का। अगर 15 करोड़ का आपका एवरेज मिनिमम प्रॉफिट मेंटेन है, तो आप अपना जो आईपीओ वो इशू कर सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में। Profit of at least 10 crore, 25 crore, 15 crore on calculated on a restated consolidated basis during the preceding 5 years. 5 years नहीं 3 years है. In, is required to maintain average of at least 15 crore, correct, during the preceding 3 years of 12 months each. और with the operating profit in each of these preceding 3 years, जो पिछले 3 साल है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट जो मेंटेन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 करोड़ मेंटेन होना चाहिए 3 years. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. From the above case scenario, it is evident Star Leather Products Limited exports its various products to certain African and European countries. Recently, it exported a full cargo of its product worth $1 of its million to warehouse located in Sweden. Considering the relevant provisions of the foreign exchange management, you are required to choose the best option from those mentioned below as to the maximum time period within which the export proceed of $1 million would be required to pay to authorized dealer. ये कह रहा है स्टार लिमिटेड ने कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज को, एंड पूरा कार्गो फिल है और वर्थ कितने का, उसकी वैल्यू है $1 मिलियन की वैल्यू है, टू इट्स वेयर हाउस लोकेटेड इन स्वीडन. कंसिडरिंग द रेलिवेंट प्रोविजन फेमा के, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट है, कि कब टाइम पीरियड विद इन विच द एक्सपोर्ट्स ऑफ रिक्वायर्ड टू बी पेड. जो एक्सपोर्ट्स हैं वर्थ मिलियन के, कब तक हमें उसको पे करना होगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है. तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इस वाली कंडीशन में जो होता है विद इन 15 मंथ आपको पे करना होता है. जब आपके पास गुड्स आ गए, ठीक है, अब आपको गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो आपके जो गुड्स हैं, पहले वाले पेमेंट में हमने क्या देखा था, पेमेंट एडवांस पेमेंट आ जाती है, हमने कब तक गुड्स को उनके पास पहुंचाना है. अब हमें एक्सपोर्ट करना है तो ऑथराइज डीलर को कब तक पेमेंट करनी है, रिक्वायर्ड टू पे टू द ऑथराइज डीलर. जो ऑथराइज पेमेंट आनी चाहिए विद इन 15 मंथ्स के अंदर डेट ऑफ शिपमेंट. जब हमने कर दिया आज, पहले था एडवांस पेमेंट आ गई, गुड्स कब तक पहुंचाने विद इन 1 ईयर. अब हमें गुड्स पहुंचा दिए, पेमेंट कब तक आ जानी चाहिए हमारे पास, तो वो कब तक आ जानी चाहिए, विद इन 15 मंथ्स हमने डेट ऑफ शिपमेंट, 15 मंथ्स के अंदर हमारे पास पेमेंट आ जानी चाहिए. 15, 9, 6, 12, विद इन 15 मंथ्स हमने डेट ऑफ शिपमेंट हमारे पास पेमेंट आ जानी चाहिए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. केस स्टडी 8. यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है डायरेक्ट एम लॉक की केस स्टडीज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट जाके पढ़ो, आपके क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. फ्रॉम केस सिनेरियो इट इज गैदर्ड दैट मुरली कृष्णा एंड हिज वाइफ वैभवी Vaibhavari are contemplating investing a portion of this foreign contribution of $40,000 in non-mutual funds so that income beyond horizons can be increased over a period of time. You are required to choose the correct option. ओके, तो ये FCRA का क्वेश्चन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. अब ये कह रहा है कि मुरली कृष्ण और उसकी वाइफ को कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है $40,000 की, और वो रिनॉन म्यूचुअल फंड में अपनी इनकम को, क्या कहते हैं, जैसे इनकम वगैरह बढ़ जाए उनकी, इस वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. एक डिस्क्लेमर, अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी. दिस इज नॉट अ प्रमोशनल मैसेज, दिस इज जस्ट एन एडवर्टीजमेंट. थैंक यू. ओके, बैक टू क्वेश्चन. Renowned mutual funds so that income beyond horizon can be increased over a period of time. So you are required to choose the correct option from those given below as to maximum how much of such contribution can be invested in mutual funds. Okay. सबसे पहली चीज, FCRA ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुई है, तो आप उसको म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी इन्वेस्टमेंट चिट फंड्स वगैरह जो होती हैं, कोई भी प्रॉमिस करता है कि आपको इतना हाई रिटर्न मिल जाएगा, उन सब में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि दीज आर दी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, जिसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहा गया है. बट अगर डेट रिटर्न है, कि अगर ये लोग लिखते हैं कि डेट कोई स्कीम है, डेट स्कीम में ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेट इज नॉट एन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. बस एफसीआर में अगर म्यूचुअल फंड्स है या कोई भी आप प्रोमिस इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, जैसे चिट फंड्स वगैरह हो गए, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो बियॉन्ड, बेसिकली बियॉन्ड हराइजन अपनी इनकम को इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इट इज, दिस इज नॉट अलाउड. इज परमिटेड टू इन्वेस्ट? नो. बियॉन्ड हराइजन इन्वेस्ट परमिटेड? नो. बियॉन्ड हराइजन नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट एनी ऑफ द अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएसडी 40,000 म्यूचुअल फंड. कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इज नॉट परमिटेड. ऑप्शन सी. In October 2024, Vaibhavi, mother of Padmaja, visited Switzerland on behalf of Ministry of Finance and attended a seminar covering various economic aspects affecting Asian countries, which was organized by World Bank in Zurich. On the first day itself, at 11 or so
When she was attending the opening ceremony, she felt uneasiness leading to a sudden collapse and was admitted to a specialized hospital for treatment after staying in the hospital for 2 days. She was discharged and attended the seminar for the remaining days. Her medical expenses amounting to, ठीक है वो वैभवी जो मदर थी पद्मजा की, वो स्विट्जरलैंड गई थी कुछ मिनिस्ट्री वगैरह के काम से, जो भी डिस्कशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी सब कुछ ठीक है। अब उसमें जो वहाँ पे उसको उनकी प्रॉब्लम हो गई तो हॉस्पिटलाइज रही वो 2 डेज के लिए। उसका जो भी खर्चा था सारा सेमिनार ने इंकर्ड करा था। तो जितना भी एक्सपेंस हो रहा 1,30,000 इक्विवेलेंट टू यूएसडी, वहाँ पे यूएसडी में खर्च हुआ होगा। सो आफ्टर आने के बाद इन स्पेसिफाइड अथॉरिटी को इंटीमेट करा कि ऐसा ऐसा हुआ है ऑन द 10th डे। अब वो पूछ रहे कि एफसीआरए के रूल्स के अकॉर्डिंग हम कितने टाइम में ये सब मतलब किसी भी जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उसको कब तक बता सकते हैं। अगर वो नहीं बता पाते 10th डे में तो कब तक बता सकते हैं, बट इतना मैक्सिमम टाइम पीरियड। ओके, तो एफसीआरए का रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी हॉस्पिटैलिटी मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दी इमरजेंसी और मेडिकल एड, तो उस कंडीशन में आपको जब आपको हॉस्पिटैलिटी कंप्लीट हो गई फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड। तो 10th डे में कर रही है, दैट इज फाइन। अगर वो 10th डे में नहीं कर पाती तो उसको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वेबी वॉज रिक्वायर्ड to intimate the specified authority about the receipt of foreign hospitality of organizers within 15 days, nahi, within 10th 1 month is required about the receipt of hospital within 1 month from the date of it received in case she was unable to report the same on 10th day। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना रहेगा 60 और 3 months, ये करेक्ट नहीं है। ऑफ लेट इट वॉज नोटिस दैट other Shila Foundation, which hold a certificate or registration under FCRA, has not been engaged in regional activity in student field for the benefit of the society. Certificate or registration granted to others is liable to be cancelled with an engaged in regional activity for in its student benefit of society for a particular period. You are required to choose the correct answer from those stated below. Okay. तो इसमें ये कह रहा है कि अदर शिला फाउंडेशन को एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मिला है एफसीआरए में। अब वो कहता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिला फाउंडेशन को ये लाइबल हो सकता है, कैंसल हो सकता है ये, अगर वो जिस चीज के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया था एफसीआरए में अगर वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो इसमें पूछा कि क्या करेक्ट आंसर है। एफसीआरए का रूल ही कहता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है एफसीआरए के अंदर, अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बेसिकली उसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो भी एक्टिविटीज है आपने स्पेसिफाइड करी होंगी जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के टाइम पे ये एक्टिविटीज करेंगे, अगर आप तो एक्टिविटीज करते ही नहीं हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड की। बट कब तक कैंसिल हो जाता है, विद इन 2 consecutive ईयर्स। आज से सपोज दिस इज 10th अप्रैल, अगर 10th अप्रैल से लेकर विद इन 2 ईयर 10th अप्रैल 9th अप्रैल 2028 तक अगर दरअसल फाउंडेशन कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है अपनी है, इसकी जो भी उसने सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन में लिखा था, तो उस वाली कंडीशन में इसका सर्टिफिकेट जो होगा कैंसिल हो जाएगा और उसको आफ्टर इट हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। if a foundation contain reasonable opportunity benefits society of 2 consecutive years तक अगर नहीं करता है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट्स लाइबल टू बी कैंसल्ड आफ्टर इट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना दे रखा है, फॉर 1 ईयर नहीं होता, 5 ईयर्स भी नहीं होता एंड 3 ईयर्स भी नहीं होता, इट इज 2 ईयर्स। इट इज एविडेंट दैट फ्रॉम द अबव केस सिनेरियो बियॉन्ड राइजन रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है बियॉन्ड राइजन को 40,000 की क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रही है from the philanthropic organization from Switzerland। अब Beyond Horizon ने permitted करा different administrative expenses जो exceed नहीं करें 20% से ज़्यादा। In case Horizon desires to defray administrative expenses exceeding 20% whether the same is permitted। अभी कह रहा है कि अगर Beyond Horizon उसमें लिखा है कि 20% तक एक्सपेंस एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन 20% से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो उसको किसी की परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती। अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको 20% से ज़्यादा, अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप अपने 20% से ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। तो बियॉन्ड होराइजन इज परमिटेड टू डिफरे एक्सीडिंग 20% बट ओनली आफ्टर प्रायर हाई कोर्ट का भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। आफ्टर दैट यू आर अलाउड टू make the expenses exceeding 20%। Beyond Horizon is permitted to defray administrative expenses exceeding 20% of USD 14,000, but only after obtaining the prior approval of the central government। Option C is the correct answer। Okay, case study 9।
प्योर स्पाइसेस इंडिया लिमिटेड ओनर ऑफ ब्रांड शुद्ध मसाले, असली मसाले सच सच, वो तो एमडीएच का था ना, ठीक है। सॉरी, जोक्स अपार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एसवी फ्रूट जूस एंड बॉटलिंग प्लांट लिमिटेड लोकेटेड एट सिंगापुर लिमिटेड एसजीटी 15 lakh as the initial investment got incorporated in India company by the name of SVKS Fruit Juice and Bottling Plant India Limited in April 2025, ठीक है। so basically वहाँ की सिंगापुर की एंटिटी थी, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई विद दिस नेम। उसके बाद वेयर अरविंद प्रताप डायरेक्टर, अरविंद प्रताप उसका एक डायरेक्टर था। एज अ रिमबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस इंडियन यूनिवर्सिटी SVKS फ्रूट जूस लिमिटेड SGT 70, जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे उसके लिए इंडियन एंटिटी ने सिंगापुर एंटिटी को कितना रेमिटेंस करा, 75,000 का SGD विदाउट सीकिंग प्रायर RBI। यू रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम कितना अमाउंट रेमिट कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो RBI का रूल इसमें ये कहता है कि अगर RBI की परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपका जो अमाउंट मिला है, आपको रेमिटेंस हुआ है, उसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर यूएसडी, उसमें या क्वेश्चन में जो आपका रूल लिखा हुआ है उसमें 5% ऑफ द रेमिटेंस ऑफ क्या कहते हैं यूएसडी 1 लाख विच एवर इज हायर। अब एसजीडी तो सिंगापुर डॉलर से जनरली यूएसडी से कम ही है, बट इसमें क्या लिखा है यूएसडी 1 लाख विच एवर इज हायर, अगर उससे ज्यादा है तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब 15 लाख का 5% कितना हुआ, 75,000, और 5 और कितना कर सकते हैं 1 लाख विच एवर इज हायर, तो 1 लाख तक ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितना करा है 75,000, तो ये क्या हो गया अंडर अंडर ही आ गया, क्योंकि यूएसडी एसजीटी यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो कुछ दे नहीं रखा, तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 लाख ही है, 1 लाख डॉलर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 लाख डॉलर तक कर सकते हैं। 75,000 करा है इन्होंने, तो डेट इज अलाउड। तो रेमिटेंस ऑफ 75,000 कैन बी रेमिटेड विदाउट वे ऑफ रिम्बर्समेंट विदाउट सीकिंग प्रायर अप्रूवल, ये भी करेक्ट है, बट एक्चुअली पूरा में देखना पड़ेगा। लिमिटेड परमिटेड मैक्सिमम अप टू 1 लाख as to SV Foods Bottling Limited by reimbursement of pre-incorporation expenses without seeking approval from RBI। मैंने आपको बताया ना 5%, 75,000 अप टू कितना कर सकते हैं 1 लाख तक, तो हमें अप्रूवल की जरूरत इसमें नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द अबव केस, बेसिकली अगर यहाँ पे सपोज 1,05,000 होता तो 1 लाख फिर इनको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती, 1 लाख तक आप मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज्यादा है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। According to the above case scenario, Pure Spices India Limited has imported sophisticated machinery GBP 2 lakh, falling in the category of capital goods and deferred payments from Sickle in the machine limit company based in London. You are required to choose the correct option. Okay, अगर हमने कोई भी कैपिटल गुड्स वगैरह मंगाया, मशीनरी वगैरह मंगाई है फॉरेन से, तो आप कब तक पेमेंट कर सकते हो उसकी, इसको इसमें बेसिकली बोल रहा है कि ट्रेड क्रेडिट में होकर डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कि आपका ट्रेड क्रेडिट होकर जैसे जैसे हमारे पास मशीनरी यूज रहेगी, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम आपको पेमेंट करते रहेंगे, इस टाइप से हो गया। तो अब हम कब तक पेमेंट कर सकते हैं इसमें, अगर डिफर्ड पेमेंट का केस है तो इस वाले केस में आप विद इन मैक्सिमम 3 इयर्स तक इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो आपको 3 साल या उससे पहले का पेमेंट हो जाती है, डेट इज गुड। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसमें फिर अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस रहता है। shall up to 2 years deferred payment arrangement in respect of sophisticated machinery to fall shall be treated as trade credit only if such arrangement continues up to 3 years। 3 years तक अगर वो डिफर्ड पेमेंट का चलता है ट्रेड क्रेडिट, तो उसको वो 3 ईयर तक का ट्रेड अरेंजमेंट अलाउड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। According to the case scenario, as per the proposal received from his son Ankit Pratap to make investment worth $60,000 by way of acquisition of unlisted equity capital of foreign entity which undertaking online distribution is in US and run by his four friend Amrit। ठीक है, तो एक से रखे कि उसका बेटा अरविंद प्रताप का, अंकित प्रताप, एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है $60,000 की, कि एक अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ले रहे हैं जो उसके फ्रेंड्स फॉरेन एंटिटी का, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह मिलके चलाते हैं। अरविंद प्रताप जो है वो सीरियस कंसिडर करता है, तो वो बोलता है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते थ्रू द एएस डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी। ठीक है, तो सिर्फ रूल समझो कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि कोई भी इंडियन एंटिटी अगर बाहर अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो अलाउड है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये सिंपल लिखा है। इंडियन एंटिटी में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं, इंडियन एंटिटी में आपकी आती है कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है अंदर पार्टनरशिप फॉर्म, जो रजिस्टर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब एडीएस एएस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नाम से तो पार्टनरशिप फॉर्म है, अब ये देखना है कि इसमें लिखा गया रजिस्टर्ड है या नहीं है।
ओके, सो एएस डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये क्या हो गई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये क्या कहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इट्स कैटेगराइज्ड एज इंडियन एंटिटी। It is not eligible to be categorized Indian entity if it, even if it is registered partnership firm। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपका रूल ही कहता है कि इंडियन एंटिटी के अंदर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आती है। एज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपनी एलिजिबल टू बी कैटेगराइज्ड एज इंडियन एंटिटी फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंस इट इज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। As per the above case scenario, Arvind Pratap has made one remittance $80,000 in May 2025 to his son Ankit. In addition, he is contemplating to remit another $40,000 to his son in July 2025 to meet the expenses relating to the visit of his parents to USA। ओके, तो उसने अभी तक अरविंद प्रताप ने अपने बेटे को कितना कर सका है, 80,000 कर चुका है, और उसका जुलाई में उसके वो जाना है वहाँ पे तो 40,000 कर चुका है। अब एक साल में कितनी लिमिट होती है, आप कितना कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक कर सकते हो विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आपको आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर आप $250,000 तक रेमिटेंस कर रहे हो। अब यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट ऑप्शन स्टेटेड बिलो। हाउ मच मोर मनी कैन बी रेमिटेड टू अंकित, कितना अमाउंट रेमिट कर सकते हैं। सिंपल, कितना हो गया, 80,000 कर चुके, 40,000 और कर दिया, 1,20,000। अब बच्चा कितना, 2,50,000 में से माइनस, तो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 1,30,000 तक कर सकते हैं विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जरूरत नहीं है, 1,30,000 तक कर सकते हैं। 1,30,000, ये अरविंद प्रताप कैन रेमिट मैक्सिमम USD 1,30,000 टू अंकित इन द रिमेनिंग पार्ट फॉर द फाइनेंशियल 25-26 विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The case scenario states that Shweta, firm believer in past life regression therapy, purchased some highly professional books with euro 10,000 from John Publishing Distributors, where her cousin Revati, who holds senior position, favored her to make payment of euro 10,000 at her convenience for the receipt of books। ठीक है, अब उसने, श्वेता ने अब एक हाईली प्रोफेशनल बुक्स वगैरह मंगाई है 10,000 यूरोस की, तो अब उसकी सीनियर वहाँ पे है तो वो बोलता है कि अभी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है यार, इससे रूल ये नहीं कहता कि भाई आपका सीनियर बैठा है वहाँ पे, भाई है, दीदी है, तो उससे पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रूल ये कहता है कि अगर आपने बुक्स के केस में, अगर इम्पोर्ट करा है, इम्पोर्ट में आपने बुक्स इम्पोर्ट करी हैं, तो आप उसमें कोई टाइम लिमिट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पेमेंट कर सकते हो। बेसिकली सामने वाली पार्टी अगर एग्रीड है तो दिस इज अलाउड, ऐसे कोई टाइम लिमिट की रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। श्वेता इज परमिटेड टू मेक यूरो परमिशन विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ्स कुछ भी नहीं है, विद इन 3 मंथ्स। Shweta is permitted to make purchase of highly personal related subject PLRT without restriction as to the time limit. There is no restriction in case if you are importing the books. Option D is the correct answer. Okay, case study 10, 1st August 2025, NCLT admitted corporate insolvency resolution process application filed by Alpha Finance Limited, financial creditor, against Maha Infrastructures Private Limited. The petition proposed the name of Mr. Rajesh Singh, a registered insolvency professional, to act as an interim resolution professional. नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, एनसीएलटी ने अपॉइंट करा मिस्टर राजेश सिंह को आईआरपी 1 अगस्त 2025 को, और ये फैक्ट्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, हु अपॉइंटेड मिस्टर राजेश सिंह इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीएलटी ने अपॉइंट करा है, और यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी। ऑप्शन सी ये तो डायरेक्ट आंसर था। If the application had been filed by an operational creditor without suggesting an IRP, how would the appointment be made? अगर एप्लीकेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर ने विदाउट IRP के बिना कर दी तो अपॉइंटमेंट कैसे बनेगा? तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी है आईबीबीआई को रिफर करेगी कि हमें कोई भी आईपी अपॉइंट करके दो विद इन 10 डेज के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Determine the tenure of IRP. CC appoints another resolution professional 25th September at the first minute from which that IRP terms end. ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एनसीएलटी ने मिस्टर राजेश सिंह को आईआरपी अपॉइंट करा ऑन 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि सीओसी ने अनदर रिजोल्यूशन का प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लिया कब, 25 सितंबर 2025 को। तो जो आईआरपी पहले वाला था उसका टेन्योर कब एंड हो जाएगा, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को एंड करते हुए स्टार्ट कब हुआ था, 1 अगस्त से लेकर 25 सितंबर, तो 25 सितंबर 2025 को उसका टेन्योर एंड हो जाएगा, 25 सितंबर 2025। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑन टेकिंग चार्ज व्हाट हैपेंस टू पावर्स ऑफ महाज बोर्ड डायरेक्टर्स। अगर चार्ज आईआरपी के पास चला जाता है, जो कंपनी है जिसके ऊपर केस चल रहा है या जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उसकी जो बोर्ड की पावर्स होती हैं वो सारी सस्पेंड हो जाती हैं, और सारी पावर्स किसके पास आ जाती हैं, आईआरपी के पास आ जाती हैं।
They are suspended and vested with the IRP. Option B is the correct answer. Mr. Rajesh Singh seeks to raise 80 lakh in interim finance using assets already mortgaged to secured creditor. Which of the following is correct? मिस्टर राजेश सिंह ने 80 लाख रुपीस रेज करे एज एन इंटरिम फाइनेंस यूजिंग एसेट्स जो ऑलरेडी मॉर्गेज हो चुके हैं किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. जो द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगर मिस्टर राजेश सिंह 80 लाख रुपीस अगर फिर से न्यू चार्ज क्रिएट करना चाहता है तो उस वाली कंडीशन में उसको पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो न्यू चार्ज क्रिएट कर सकता है. ही कैन मस्ट ऑब्टेन प्रायर consent from secured creditors before getting a new charge. So option B is the correct answer. तो यहाँ पे हमारी 10 केस स्टडीज तक कंप्लीट हो गई हैं. आपकी 5 और 6 केस स्टडीज पेंडिंग है. तो प्रोबेबली 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक आ जाएंगी. तो आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल. आपके व्यूज़ तो हमारे ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा. अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे कि इसमें फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज आएंगे, पॉडकास्ट भी आएगा. सो वी आर प्लानिंग टू डू मोर थिंग्स, बट उसके लिए एटलीस्ट हमें भी तो एक वो मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ भाई लोगों को सही लग रहा है, स्टूडेंट को समझ में आ रही हैं चीज़ें. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. इसका भी स्पॉम के एग्जाम्स हैं और कुछ भी हेल्प चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके आप हमें बता सकते हो. सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी है. एंड मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी सारी केस स्टडीज अपलोडेड हैं क्योंकि आईसीआई ने कुछ नंबरिंग चेंज कर दी, तो मैंने नंबरिंग चेंज कर दिया. उसके अकॉर्डिंग आप सारी केस स्टडीज देखोगे, आपको सब कुछ प्ले लिस्ट में मिल जाएगी. लॉ की प्ले लिस्ट में, कॉस्ट की प्ले लिस्ट भी ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है. अपना वीडियोस देखो और एग्जाम्स करेक्ट करो. ओके, ऑल द बेस्ट. स्टे हेल्दी एंड वेल्दी.